हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल कॉन्सेप्ट बाय आरडी में। तो आज हम लोग पहले लेक्चर से स्टार्ट करते हैं, है ना। पहला लेक्चर जो है मेरे टॉपिक का वो स्टार्ट होता है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, किस टॉपिक से हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे। तो टॉपिक का नाम आप देख रहे होंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इन प्रॉपर्टीज नहीं लिखा है हालांकि। तो तथ्यों का वर्गीकरण और गुणधर्मों की आवर्तता, इस टॉपिक से ही स्टार्ट किया जा रहा है। क्यों स्टार्ट किया जा रहा है, इसके पीछे का रीजन है क्योंकि अगर हम लोग एलिमेंट्स के बारे में नहीं जानेंगे तो फिर हमें किसी चीज के बारे में नहीं पता होगा। हालांकि हमने क्लास 11 केमिस्ट्री में सबसे पहले जो टॉपिक का नाम बताया है उसका नाम सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, लेकिन उसको ना पढ़ा के सबसे पहले ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद हमें सारी बेसिक फंडामेंटल चीजें पता हो जाएंगी। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या है, इस टॉपिक के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आफ्टर स्टडीइंग दिस टॉपिक व्हाट वी विल बी एबल टू, यानी इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हमें क्या क्या चीजें पता चलेंगी। क्लियर है? उसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले हमें इस टॉपिक के बारे में क्या क्या पढ़ना है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि कैसे तत्वों को व्यवस्थित क्रम में रखा जाए, यानी हाउ टू अरेंज अरेंज द एलिमेंट्स इन सिस्टमैटिक मैनर, यानी कि सिस्टमैटिक मैनर में एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया जाए, ये किसने बताया, किन किन साइंटिस्ट ने बताया, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग पीरियोडिक लॉस, किन किन साइंटिस्टों ने जो है पीरियोडिक लॉस दिए। जैसे कि हम बात करें जो है हमारे पास न्यूलैंड ऑक्टेव्स रूल है, इसके अलावा लूथर मेयर कर्व है ना, डोवेर-नियर ट्रायड रूल है। इन सारे के जो है रूल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उसको हमको पढ़ना है पीरियोडिक लॉस में। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे अच्छे से, है ना। पूरी पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बहुत बड़ा एक रोल है, उसको हम लोग समझेंगे। इसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि परमाणु क्रमांकों की क्या महत्वता है, वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारी चीजें एटॉमिक नंबर के बेसिस पे होती हैं, है ना। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि जो हमारे पास भौतिक और रासायनिक गुण है उसको भी हमें जानना होगा। भौतिक रासायनिक गुण क्या होते हैं, है ना, किस तरीके से अरेंजमेंट्स जो है एलिमेंट्स को अरेंज अच्छे से करने के बाद उनकी किस तरीके से जो है प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती हैं, वो हमको पढ़ना है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमको पढ़ना है उसकी रिएक्टिविटी, एलिमेंट्स की जो रिएक्टिविटी होती है वो भी हमको पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये सब लास्ट टॉपिक्स होंगे जो हम लोग पढ़ना होगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, यानी आयनन एंथैल्पी क्या होती है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग सिक्स्थ टॉपिक की जो मेटेलिक कैरेक्टर है, यानी कि जो मेटल्स हैं, यानी कि जो हमारे पास एस ब्लॉक के फर्स्ट है और जो सेकंड है, यानी कि एल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल है, उनके प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि उनकी क्या प्रॉपर्टीज है उन मेटल्स की, उसको पढ़ेंगे। और फाइनल जाके हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता के बारे में पढ़ेंगे। तो इतना टॉपिक हमको पढ़ना है। क्लियर है? सो अब हम लोग जानेंगे कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। सो व्हाई डू वी need to classify elements। आखिर एलिमेंट्स को हमें क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो अब बात को समझिए ध्यान से। होता क्या है कि सपोज करिए कि हमारे पास एलिमेंट्स किस तरीके से थे, तत्व किस तरीके से थे। तो जिस तरीके से मान लीजिए हमारे पास एक लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी में बुक बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज रहती हैं, उसी तरीके एलिमेंट्स को भी अरेंजमेंट करना बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत अनसिस्टमैटिक मैनर में एलिमेंट्स क्या थे, एकदम बिखरे पड़े थे। जैसे सपोज करिए हमारे पास लिथियम मिल गया, उसके बाद हीलियम मिल गया, है ना, या कोई भी पोटेशियम मिल गया, तो ऐसे जो है एलिमेंट्स हमको लगातार मिल रहे थे, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी किसी की एक जैसी मैच नहीं कर रही थी। तो सपोज करिए कि होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए बुक हमको ढूंढनी हो कोई, है ना, और बुक बहुत ही अनसिस्टमैटिक मैनर में जो है बिखरी पड़ी है, तो हमने बोला कि जाइए फिजिक्स की बुक ले आइए, केमिस्ट्री बुक ले आइए। तो बुक को ढूंढने में अगर अनसिस्टमैटिक मैनर में फैली हुई है तो बुक को ढूंढने में काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वही बुक एक लाइब्रेरी में रखी हुई है और सारी सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज है, तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बुकों को हम आराम से ढूंढ लेंगे। तो यही सारी चीजें जो है एलिमेंट्स के साथ भी थी कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि फिर अगर उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होंगी तो उनको एक ग्रुप में, जैसे सपोज करिए लिथियम सोडियम पोटेशियम, इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी मैच करती है तो उनको एक ही ग्रुप में डाल दिया गया, है ना, और जिनकी एक जैसी नहीं करती उनको अलग ग्रुप में डाल दिया गया। ये सारा सिस्टम चला, इसलिए हम लोग को जो एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की जरूरत पड़ी। ठीक, इसके बाद हम लोग जानेंगे जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ all types of matter
अब इस लाइन का क्या मतलब है, एलिमेंट्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मैटर। इसका मतलब यह है कि जो एलिमेंट्स है कहीं ना कहीं वो मैटर से ही मिलके बनी हुई हैं, यानी मैटर के ही वो टाइप हैं। क्योंकि देखिए मैटर क्या होता है, मैटर को हिंदी में बोलते हैं द्रव्य। द्रव्य वह पदार्थ है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है। मैटर इज सच टाइप ऑफ सब्सटेंस विच हैव सम मास एंड कवर्स एरिया, यानी कि जो एरिया कवर करता है और जिसमें कुछ मास होता है, सम मास होता है, वही क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। तो सारी चीजें, हर चीज मैटर से मिलकर बनी है। अगर हम इस पेन की बात करें तो पेन भी मैटर से मिलकर बना है और हम भी मैटर से मिलकर ही बने हैं। छोटी छोटी चीजें जो हैं वो मैटर से मिलकर बनी हुई और एक बड़े रूप में फॉर्म होती है। क्लियर है? तो एलिमेंट से साथ दिया था, तो एलिमेंट जो है क्या है, बेसिक यूनिट है सारे मेटल्स की, यानी कि ऑल टाइप्स ऑफ मेटल। अब बात करते हैं हम लोग, क्या हुआ कि सन जो है हमारे पास 1800 है ना, 1800 के करीब, 1800 के करीब हमारे पास जो एलिमेंट्स की जो खोज थी, यानी जो एलिमेंट्स हमारे पास डिस्कवर हुए थे वो मात्र 31 एलिमेंट यानी 31 एलिमेंट्स ही केवल हमारे पास डिस्कवर हुए थे। क्लियर है? और यही आंकड़ा 1800 में जो है 31 था और उसके बाद जो है 1817 के करीब में, 1817 में के करीब में जो है ये जो आंकड़ा है वो कितना हो गया, 63 के करीब हो गया। अगर हम बात करें न्यूलैंड के, 1865 है ना, सॉरी 1865 के करीब जो है ये आंकड़ा 63 के करीब पहुंच गया। और फाइनल जाके जो अब जो प्रेजेंट टाइम पे अगर बात करें तो प्रेजेंट टाइम पे जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं टोटल कितने हैं, 118 एलिमेंट हैं, यानी 118 तत्व हैं। क्लियर है? हमारे पास जो है 1800 में 31 एलिमेंट थे, 1865 में 63 एलिमेंट्स थे और फाइनली प्रेजेंट टाइम में जो हमारे पास एलिमेंट्स का जो आंकड़ा है वो कितना है, 118 है। 118 एलिमेंट्स में 91 मेटल्स हैं, है ना, 91 मेटल हैं, 20 नॉन मेटल हैं, 20 नॉन मेटल यानी कि जो है 91 धातु हैं, 20 अधातु हैं और 7 क्या हैं, मेटलॉइड हैं, यानी कि क्या है, उपधातु हैं। क्लियर है? 7 हमारे पास क्या है, उपधातु, 91 मेटल, 20 नॉन मेटल और 7 मेटलॉइड। क्लियर है? 7 मेटलॉइड हैं। इन मेटलॉइड्स को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। हमारे पास 7 मेटलॉइड कौन कौन से हैं, हमारे पास 7 है। एक बोरॉन है ना, इसके अलावा सिलिकॉन है, सिलिकॉन के बाद हमारे पास जो है जर्मेनियम है, जर्मेनियम के बाद आर्सेनिक है, आर्सेनिक के बाद एंटीमनी है, एंटीमनी के बाद जो है वो टेलोनियम है, टेलुरियम है और क्या है, पोलोनियम। ये हमें 7 जो है मेटलाइट है ना, ये 7 जो है उपधातु जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है? 7 उपधातुओं को आपको याद रख लेना, इतने सारे होते हैं। क्लियर है? तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी। तो थ्योरी कब दी और उनकी थ्योरी क्या थी उसको हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो थ्योरी आई वो किसकी आई, डोबेराइनर की आई। ठीक है? डोबेराइनर ने जो अपनी जो थ्योरी दी थी वो कब दी थी, 1817 में दी थी। नेक्स्ट जो थ्योरी आई वो हमारे पास न्यूलैंड की आई। क्लियर है? न्यूलैंड की थ्योरी कब आई थी, न्यूलैंड की थ्योरी आई थी 1865 में। ये सबकी अपनी अपनी थ्योरी है जो कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो हमारे पास मेंडलीफ है ना। मेंडलीफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंडलीफ की जो थ्योरी आई थी वो 1865 में आई थी, सॉरी 1869 में आई थी। 1865 में तो न्यूलैंड की आई थी। और नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास लोथर मेयर कर्व है ना। ये जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास मेंडलीफ और लोथर मेयर है ना। डिस्कस सबको करेंगे एक एक करके। लोथर मेयर की जो थ्योरी आई थी, इन्होंने चूंकि ग्राफ बताया था लोथर मेयर ने, तो इनकी जो थ्योरी आई थी वो कब आई थी, इनसे जस्ट एक साल बाद यानी 1870 में। तो अब हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले एक करके जो है साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे कि किसकी क्या थ्योरी थी। तो डोबेराइनर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग डोबेराइनर्स ट्रायड रोल। डोबेराइनर का जो ट्रायड रोल था, यानी कि जो डोबेराइनर का जो त्रिक सिद्धांत था, हिंदी वाले अगर ध्यान दें, डोबेराइनर का जो त्रिक सिद्धांत था उसके बारे में डिस्कस करने करते हैं। तो इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कोई भी 3 एलिमेंट्स उठा लीजिए जो सेम टाइप की प्रॉपर्टी यानी सेम टाइप की जो गुण रखते हो। जैसे सपोज करिए हमने 3 ले लिए, लिथियम ले लिया, सोडियम ले लिया और उसके बाद क्या ले लिया, पोटेशियम ले लिया। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी है। ठीक है? तो लिथियम का जो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने एटॉमिक वेट, सबसे पहले जो थ्योरी दी गई थी वो एटॉमिक वेट के बेसिस पे दी गई थी, ना कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। ध्यान रखिए, सभी लोग सोचते हैं एटॉमिक नंबर के बेसिस पे होती है, वो बाद में आई है ना। हेनरी मोजले ने 1913 में बताया था उसके बारे में, लेकिन उसके पहले तक जो थ्योरी पती थी मेंडलीफ ने और जो न्यूलैंड ने जो थ्योरी दी थी वो सारी एटॉमिक वेट के बेसिस यानी परमाणु भार के सिद्धांत पर दी थी। तो बात करते हैं लिथियम का जो परमाणु भार होता है कितना होता है, 7 होता है। सोडियम का जो परमाणु भार होता है कितना होता है, 23 होता है। और जो पोटेशियम का होता है कितना होता है, 39। क्लियर है?
तो इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि पहला और आखिरी जो एलिमेंट है, यानी जो पहला और आखिरी जो तत्व है, उनका अगर हम लोग एवरेज ले लें, यानी औसत ले लें, तो बीच वाले के बराबर आ जाएगा। करके देखते हैं, यानी पहले और आखिरी, पहला आखिरी कौन है, लिथियम और पोटेशियम है, तो 39 में हम लोग 7 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड। एवरेज का मतलब होता है किन्हीं भी दो तत्वों का क्या ले लीजिए, जोड़ ले लीजिए और उतने जितने तत्व होते हैं उतने से डिवाइड कर दीजिए। तो 39 में 7 जोड़ देंगे 46, 46 में से हम लोग क्या कर देंगे, 2 का डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये सही निकलते हुए और इनका जो है 23 आ भी रहा है, तो क्लियर है, इन्होंने सही बताया था। नेक्स्ट हम लोग अगर इसी में एग्जांपल की बात करें, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जो है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और हमारे पास बेरियम। ये हमारे पास 3 एग्जांपल है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो अगर इसकी बात करें तो कैल्शियम का जो एटॉमिक वेट जो होता है कितना होता है, 40 होता है, ठीक है। स्ट्रोंशियम की बात करें तो स्ट्रोंशियम कितना होता है, 88 होता है, 88 होता है। और बेरियम की अगर बात करें तो बेरियम का होता है 137। तो अगर हम लोग पहले यानी 40 और यानी बेरियम और कैल्शियम को अगर हम ऐड करेंगे, है ना, 137 प्लस जो है 40 डिवाइड बाय 2, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो फाइनली जो है कितना हो जाएगा, ये 7 13 4 17 यानी 177 बाय 2 यानी कि 85.5 85.5 जो है इसका एटॉमिक वेट आ रहा है, जबकि इसका कितना था, 80 था। तो अप्रोक्सीमेट यानी कि लगभग बराबर था, पूरा बराबर नहीं था। क्लियर है, तो यहां पर भी सही होते हुए, लेकिन धीरे धीरे इनकी कहानी बिगड़ती हुई, उसके बारे में लोग डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग डोबेराइनर के लेते हैं, डोबेराइनर ट्रायड रूल के। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, है ये 3 एग्जांपल हमने लिए। तो क्लोरीन का जो एटॉमिक वेट होता है, यानी कि जो परमाणु भार होता है, कितना होता है, 35.5 होता है। ब्रोमीन की अगर बात करें तो ब्रोमीन का 80 होता है एटॉमिक वेट, और जबकि इसका कितना होता है, 127 होता है, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग बात करें तो यहां से इनको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 127 में से 35.5 ऐड करें और उसको हम लोग क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। तो इसको अगर हम लोग करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से 0.5 और यहाँ 7 5 12 12 की 2 से लाए 1 3 2 5 1 6 और यहाँ से हमारे पास 2। तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 281.5 करीब आएगा। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर इनका एटॉमिक वेट जो है 80 है, जबकि इनका 81.5 है। अप्रोक्सीमेट लगभग क्या है, बराबर है। लेकिन ये चीज धीरे धीरे क्या होती रही, फेल होती गई। पूछे कैसे फेल हो गई, जब हम लोगों ने इसके अलावा अगर हम इसके जस्ट पहले फ्लोरीन ले लें, है ना, तो जैसे ही फ्लोरीन को लेंगे, क्योंकि फ्लोरीन का अब हमने फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, अगर हम इन तीनों को उठाएं तो फिर इनकी थ्योरी फेल हो जाएगी। कैसे, देखिए फ्लोरीन का जो एटॉमिक वेट होता है कितना होता है, 19 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अगर हम इसके एटॉमिक वेट की बात करें तो यहाँ से 19, और उसके बाद क्लोरीन की बात करें तो कितना होता है, 35.5, और यहाँ से ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन कितना होता है, 80 होता है। तो यहाँ से हम अगर बात करें 80 प्लस 19/2, यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 8 1 9, और यहाँ से 2 चौको 8 2 1 2 18 यानी 49.5। अब ध्यान देखिए, यहाँ से 49.5 कितना गैप आ गया, 35.5 कहाँ पे है, 49.5 कहाँ पे है। तो अब यहाँ पर जाके इनकी थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। तो ज्यादा आगे यहाँ पर या बढ़ नहीं पाए। तो ये इनके क्या थे, इनकी जो है फेलियर, इनकी फेलियर थी, है ना, ये इनकी फेलियर थे, है ना, और या एक प्रकार से इनको बोल सकते हैं डीमेरिट, है ना। तो ये जो है डोबेराइनर का फंडा था। अब हम लोग बात करेंगे न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल्स के बारे में। तो अब हम लोग बात करते हैं न्यूलैंड के ऑक्टेव्स रूल की, यानी न्यूलैंड के अष्टक नियम। तो न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स रूल, तो न्यूलैंड का ऑक्टेव्स रूल क्या कहता है। तो देखिए न्यूलैंड का हिंदी बोलेंगे, न्यूलैंड का अष्टक नियम। क्लियर, हिंदी वाले बस हिंदी में सिंपली नॉर्मल हो जाता है, न्यूलैंड का अष्टक नियम बोल देंगे। तो देखिए न्यूलैंड को म्यूजिक बहुत पसंद था, ठीक है। तो म्यूजिक के हिसाब से उन्होंने क्या फंडा बताया, एक्चुअल में म्यूजिक और केमिस्ट दोनों थे। तो कैसे इन्होंने दोनों की थ्योरी को, दोनों की केमिस्ट्री को मिक्स किया, ये हम लोग जानने की ट्राई करेंगे। तो आपको पता होगा कि क्लासिकल म्यूजिक होता है जिसमें सुर होते हैं सा रे गा मा पा धा नि सा। मैं लिखता हूं यहाँ पे, सा रे गा मा पा धा नि सा, यानी कि सारे गा मा पा धा नि सा, यानी कि पहला अक्षर 8वें अक्षर थे, यानी सॉरी पहला सुर 8वें सुर से मैच कर रहा था। ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरीके इन्होंने बताया एलिमेंट्स में भी ऐसा था कि पहला एलिमेंट्स जो है जो 8वें एलिमेंट से कैसे जो है पीरियोडिक प्रॉपर्टी में इनके जो गुण हैं मैच कर रहे थे, ठीक है। इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करा, एलिमेंट्स को अरेंज करा। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा जैसे कि लिथियम के बाद हमारा आ गया इधर क्या बोलते हैं, बेरिलियम के बाद हमारे पास आ गया बोरॉन के बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और उसके बाद हमारे पास फिर से आ गया सोडियम। तो ध्यान देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि अगर हम लोग एलिमेंट्स को
जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। असेंडिंग ऑर्डर क्यों बोल रहे हैं? अगर इसके एटॉमिक वेट की बात करें तो 7 होता है, इसका 9 होता है ना, इसका जो है आगे जाके 23 हो जाएगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो पहला जो एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट है ना 8वें एलिमेंट से क्या करेगा? मैच खाएगा। इसका मतलब जिस तरह से यहाँ सुर में मैच खाता है वैसे यहाँ पर भी जो है मैच करेगा। तो ये चीजें इसी तरीके अगर हम बात करें यहाँ पर क्या हो जाएगा? सोडियम के बाद क्या आएगा? सोडियम के बाद यहाँ से आएगा मैग्नीशियम आ जाएगा, यहाँ से एल्यूमिनियम आ जाएगा, यहाँ सिलिकॉन आ जाएगा, इसके बाद यहाँ से फास्फोरस आ जाएगा, उसके बाद सल्फर आ जाएगा, और सल्फर के बाद यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, देन यहाँ से पोटेशियम आ जाएगा, देन कैल्शियम आ जाएगा। पहला 8वें से, दूसरा 9वें से, है ना, इस तरीके से जो है मैच करेगा। बट इनकी थ्योरी आगे जाके फेल हो गई। पूछे क्यों? क्योंकि जैसे ही हम लोग कैल्शियम के आगे बढ़ेंगे, कैल्शियम के बाद आ जाते हैं भाई साहब डी ब्लॉक के एलिमेंट। डी ब्लॉक के एलिमेंट के आने की वजह से ये चीज फेल हो गई। क्योंकि जैसे ही अब यहाँ पर बीच में बहुत सारे भाई डी ब्लॉक के अगर एलिमेंट आएंगे तो 10 एलिमेंट आएंगे बीच में, तो 10 तो यहीं पे हो गए, तो पहला 8वें से मैच कहां करेगा? हो ही नहीं पाया। तो इस चक्कर में क्या हो गया? पहला 8वें से बस इनकी दो कैल्शियम तक ये चीज जो है पास हुई, इसके बाद क्या हो गया? फेल हो गए। अच्छा, एक चीज आपको और बताते हैं। उस समय जो है हमारे पास शून्य ग्रुप, यानी कि जो हमारे पास उत्कृष्ट गैसें थी, यानी कि उत्कृष्ट गैसें कौन कौन सी हमारे पास? हेलोनिना यानी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, है ना, रेडॉन, ये सारे हमारे पास क्या है? जो है जीरो ग्रुप के एलिमेंट है। उस समय ये डिस्कवर नहीं हुए थे। अगर उसी समय डिस्कवर हो गए होते तो इनकी थ्योरी पहले ही फेल हो गई होती। आ रही बात समझ में? तो ये ध्यान रखना होगा हमको कि ये थ्योरी कहां तक इनकी पास हुई, जब तक हमारे पास ये ग्रुप, ये एलिमेंट हमारे पास थे नहीं। अगर ये डिस्कवर हो जाते फिर कोई मतलब ही नहीं था इनकी थ्योरी का। ठीक है, इनके टाइम में टोटल हमारे पास 56 एलिमेंट्स ही थे जो कि डिस्कवर हो पाए थे और नहीं हो पाए थे। और ये इतने बड़े महान थे, इन्होंने क्या बोला था कि आगे जाके एलिमेंट्स डिस्कवर ही नहीं होंगे। तो एक इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी थी बोल के कि एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आने वाले समय में जो है मेंडलीफ ने बताया कि बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हुए। तो मेंडलीफ की थ्योरी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो न्यूलैंड की कहानी कहां तक थी? यहीं तक थी। और फेलियर इनका ये हो गया कि कैल्शियम के बाद डी ब्लॉक एलिमेंट आने की वजह से ये फेल हो गए। और अगर फेल तो पहले ही हो गए थे होते, अगर इनकी एलिमेंट्स डिस्कवर हो जाते पहले। क्लियर है? तो अब हम लोग मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। तो मेंडलीव का आवर्त नियम यानी कि मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ एंड मूल आवर्त सारणी। मूल आवर्त सारणी यानी कि ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। बगल में ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल भी आएगी, तो उसको आप देख लीजिएगा। उसमें टोटल 63 एलिमेंट्स थे ना, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में 63 थे, बगल में आएगा, आप देख लीजिएगा। तो परमाणु भार, इन्होंने 2 पॉइंट्स बताए जो मेजर इंपॉर्टेंट थे। पहला पॉइंट इन्होंने बताया कि परमाणु भार जो है तत्वों का मूल लक्षण है। इसमें इंग्लिश में आप लिख सकते हैं atomic weights is basic property of elements, है ना, basic property of elements। सबसे बड़ी बात इन्होंने बताई कि परमाणु भार तत्वों का मूल लक्षण है, परमाणु क्रमांक नहीं, परमाणु भार के बेसिस पे यानी एटॉमिक वेट के बेसिस पे इन्होंने सारी चीजें बताई। क्लियर है? नेक्स्ट बात बताई इन्होंने तत्वों के गुण, उनके परमाणु भार। यहां पे परमाणु भार आ रहा है यानी कि एटॉमिक वेट आ रहा है, परमाणु भारों के आवर्ती फलन है। अब ये आवर्ती फलन क्या होता है? तो इंग्लिश में पढ़ते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन, है ना, इंग्लिश में पीरियोडिक फंक्शन और हिंदी में आवर्ती फलन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। अब इसका मतलब समझिए। इसका मतलब ये है कि जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है उनकी पीरियोडिक है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए हमने कोई एग्जांपल लिया, जैसे सपोज करिए हमारे पास एग्जांपल है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, 3 एग्जांपल लिए। तो ये तीनों एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, है ना, ये सारे एक ही ग्रुप से हैं। और इनकी जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं यानी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सब मैच करेगी। पूछे गए क्यों? लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 3 होता है, सोडियम का 11 होता है, जबकि पोटेशियम का कितना होता है? 19 होता है। तो सबका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है ना। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आगे जाके बताएंगे, तो सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है, सबकी वैलेंसी भी 1 है, और सबको इसीलिए एक ही ग्रुप में रखा गया है क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है, इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी मैच करती है। तो ये मतलब होता है पीरियोडिक फंक्शन का। तो इन्होंने जो सारी चीजें बताई किसके बेसिस पे बताई? एटॉमिक वेट के बेसिस पे। आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे हेनरी मोजले का। तो हेनरी मोजले ने 1913 में बताया था। इन्होंने कब थ्योरी दी थी अपनी? मेंडलीफ ने 1869 में दी थी। क्लियर है? और जबकि हेनरी मोजले ने जो सारी थ्योरी दी थी वो 1913 में दी थी और एटॉमिक नंबर के बेसिस पे दी थी। क्लियर है? अब हम लोग मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे जो उन्होंने प्रेडिक्ट करी थी, है ना, आने वाले एलिमेंट्स के बारे में जो प्रेडिक्शन की थी उस टेबल को हम लोग पढ़ेंगे, जो कि एनसीईआरटी बहुत अच्छे से दी है और उसको हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अच्छे समझते हैं। क्लियर? तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे मेंडलीव्स प्रेडिक्शंस फॉर द एलिमेंट्स ईका, एल्यूमिनियम, गैलियम एंड ईका, सिलिकॉन, जर्मेनियम। अब इन्होंने प्रेडिक्शन क्या की थी, भविष्यवाणी क्या की थी? देखिए इन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दिया था कि आने वाले समय में एलिमेंट्स आएंगे और उन एलिमेंट्स के नाम पहले ही प्रेडिक्ट कर दिए थे।
हालांकि उसका पूरा नाम नहीं पता था क्या था, लेकिन उन्होंने बताया था इसके जैसा ऐसा एलिमेंट्स होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये है गैलियम है, तो गैलियम को इन्होंने नाम दिया था इका एल्यूमिनियम। क्लियर है? क्योंकि देखिए बेचारा अली गया इंडिया तेल लेने, बेचारा अली गया इंडिया तेल लेने, तो अली गया, अली के नीचे गया है यानी गैलियम है, एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम आ रहा है, तो गैलियम को इन्होंने नाम दिया इका एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम जैसी ही प्रॉपर्टी रखता होगा वो, इसीलिए उसको बोला गया इका एल्यूमिनियम। क्लियर है? नेक्स्ट बात करें इका सिलिकॉन। इका सिलिकॉन किसको बोला गया? जर्मेनियम को। क्योंकि देखिए काशी गए सन के पंडित, तो काशी गए है ना, काशी गए सन के पंडित, तो चूंकि सिलिकॉन काशी, काशी से देखो क्या हो जाएगा, का से कार्बन हो जाएगा, सी से हो जाएगा सिलिकॉन, और गए, अब गए में आया जर्मेनियम, तो सिलिकॉन की जैसी प्रॉपर्टी रखने वाला एक एलिमेंट होगा जो कि सिलिकॉन के जस्ट नीचे आएगा, इसीलिए उस जर्मेनियम को क्या बोला गया? इका सिलिकॉन। तो हमारे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा कि आखिर इसको इका एल्यूमिनियम क्यों बोला गया और इसको इका सिलिकॉन क्यों बोला गया। अब मेंडलीव ने हमने एक टेबल दी और इस टेबल के हिसाब से कुछ प्रेडिक्शन करी और फाइनली जाकर जो फाउंड हो गया, जब वो एलिमेंट्स जो है निकल के आया, तो उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जो गुण है, उसकी जो फंडामेंटल जो चीजें हैं, वो कुछ उन्हीं की तरह से आई जो उन्होंने प्रेडिक्ट की थी। तो मेंडलीव भैया बहुत जो है दिमागी थे, वो इतने, उनके बारे में अभी हम लोग कहानी बताएंगे। तो इन्होंने जो है एटॉमिक वेट जो बताया था इका एल्यूमिनियम यानी कि गैलियम, इका एल्यूमिनियम मतलब हम बोले तो गैलियम है, तो गैलियम का जो एटॉमिक वेट था वो कितना था? 68 था, और फाइनली जो निकल के आया जब फाउंड हो गया तो कितना था? 70 था, लगभग बराबर था, है ना, 2 का कमी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके अलावा जो इका सिलिकॉन है, इका सिलिकॉन किसको बोला गया? जर्मेनियम का। तो जर्मेनियम के इन्होंने देखिए कितना बेहतर बताया था, 72 बताया था, 72.6 निकल के आया, लगभग बराबर था, बस जरा सा अंतर था। क्लियर? नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग डेंसिटी की, तो डेंसिटी इसकी 5.9 बताई थी, और देखिए कितनी बड़ी बात है कि 5.94 मतलब अप्रॉक्स बराबर इन्होंने बताया। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग इका सिलिकॉन यानी जर्मेनियम, इका सिलिकॉन मतलब जर्मेनियम ही है, तो 5.5 बताया और 5.3 लगभग बराबर है, बोल सकते हैं। ठीक है? मेल्टिंग पॉइंट के बारे में एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता जब तक कोई मेल्ट करेगा नहीं, है ना, बॉयल करेगा नहीं, तब तक कोई नहीं बता पाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट इन्होंने लो बताई थी, हालांकि मेल्टिंग पॉइंट निकल के 29.78 है जो कि लो ही है, और यहाँ पर इन्होंने हाई बताई थी इका सिलिकॉन की जो कि 1231 के करीब है, वो भी काफी हाई है। नेक्स्ट बात करेंगे फार्मूला। अब फार्मूला कैसे बनते हैं, तो फार्मूला ऑफ ऑक्साइड की बात करें तो E2O3, E2 E यहाँ पे एलिमेंट का काम है ना, E का मतलब एलिमेंट है। तो देखिए अपने को पता है एल्यूमिनियम यानी कि जो बेचारा अली गया इंडिया तेल लेने हैं, चूंकि ये ग्रुप नंबर 13 से हैं, तो जो ग्रुप नंबर 13 से इनका जो वैलेंसी होगी कितनी होगी? 3 होगी, और जो ऑक्सीजन फैमिली उनके एटॉमिक नंबर के जो इनका वैलेंसी होती है 2 होती है। तो अपने को पता है क्रिस क्रॉस रूल, है ना, क्रिस क्रॉस रूल वाला वीडियो मैं बना चुका हूं, तो उसमें आप देख सकते हैं हमने बढ़िया से एटॉमिक जो हाउ टू मेक केमिकल प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर में अच्छे समझाया था कि किस तरीके से जो है फॉर्मूला बनाते हैं। तो यहाँ से जो फॉर्मूला आएगा, चूंकि देखिए थोड़ा सा इसी बता देते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है, बेचारा लिगेंड यानी बोरॉन है ना, एक तरफ हमारे पास बोरॉन है, एक तरफ हमारे पास ऑक्सीजन है। तो बोरॉन चूंकि 13 ग्रुप से, तो इसकी जो है इसका कितना होगा? एटॉमिक नंबर 3 होगा, मतलब वैलेंसी 3 होगी, और यहाँ से 2 होगा। ठीक है? प्लस का 3 और 2, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ से, तो B2O3। क्लियर है? तो इसलिए यहाँ पे B2O3 मतलब E2O3। क्लियर है? और यहाँ से ECl3 क्यों हो गया? क्योंकि देखिए क्लोरीन के ऊपर माइनस का 1 आता है, और यहाँ से जो इसके ऊपर जो बोरान, अगर बोरान ले लिया तो बोरान के ऊपर कितना आएगा? 3 प्लस का 3, तो 3 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो फाइनली जो है ECl3 हो जाएगा। तो ये सब तरीके थे बनाने के। इस तरीके यहाँ पर अगर गैलियम की बात, तो यहाँ पर वही E का मतलब इका एल्यूमिनियम एलिमेंट की बात कर रहा है, और गैलियम का मतलब क्या हो जाएगा? Ga, तो गैलियम Ga2O3 हो जाएगा, 3 इधर 2 इधर, है ना, क्रिस क्रॉस रूल से। यहाँ पर इका सिलिकॉन की बात करें तो यहाँ से EO2। अच्छा, यहाँ पर 2 क्यों हो गया? तो देखिए सिलिकॉन जो है यानी कि जो कार्बन फैमिली है, कार्बन फैमिली की जो एटॉमिक जो वैलेंसी होती है 4 होती है, क्योंकि यहाँ पर 2 इसलिए दिखाई गई है क्योंकि आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे जैसे जैसे ग्रुप नंबर, जैसे जैसे एलिमेंट्स नीचे आते हैं ना, उनकी जो वैलेंसी है वो ग्रुप नंबर -2 हो जाती है। इसको बोलते हैं सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, के बारे में बहुत डिटेल डिस्कस करेंगे, तो वो हम लोग बात करेंगे। EO2 कैसे हो गया, ये भी बहुत आसान है। और यहाँ से ECl4 क्यों हो रहा है? क्योंकि अपने को पता है 4, यहाँ पर 4 पूरी दिखाई गई है, जबकि यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 2, यहाँ पर वैलेंसी इसकी 2 ही दिखाएगी, यहाँ पर 4 दिखाएगी, तो 4 की वजह से ECl4 हो रहा है, यहाँ पर E2 हो रहा है। और E की जगह यहाँ पर अपने को पता है क्या है? जर्मेनियम है, यानी कि इका सिलिकॉन जिसको बोला गया, जिसको जर्मेनियम बोला गया। तो ये पूरी टेबल थी जो हमारे बताई गई, इसका आप स्क्रीनशॉट बेहतर तरीके से ले लीजिए। क्लियर है? तो फाइनली हमने जो है इसको कंप्लीट कर लिया है ना। आज हमने जो है पहला जो है लेक्चर बनाया, पहला पार्ट बनाया, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और इसी तरीके से इतने ही मजे से हम लोग जो है इस पूरे टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। आज पहला पार्ट था, हो सकता है आने वाले 6 से 7 वीडियो बनेगी और इस पूरे टॉपिक को बढ़िया से पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज को, और मजा आएगा और सारा सिलेबस बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? बस विश्वास रखिए और सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।